हेलो बच्चों। हमारी तो जिंदगी में भी क्वीन है और ताश के पत्तों में भी हमेशा क्वीन आती है। हमारी जिंदगी की क्वीन तो ये मैथमेटिक्स है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम भन्नाट। परम्यूटेशन का आज लेक्चर नंबर 6 है। अभी तक के सफर में हम लोगों ने फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो सीखा ही है, उसके अलावा एन फैक्टोरियल का क्या यूज है, एनपीआर क्या होता है, एनपीआर का यूज क्या होता है, और कॉम्बिनेशन में भी हमने एनसीआर सीख लिया है। परम्यूटेशन तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सीखा ही है, उसके अलावा कॉम्बिनेशन भी हम लोगों ने सीख लिया है। अभी तक के सफर में हम जान चुके हैं कि अगर हमारे पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लेते हैं 5 एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अगर इन 5 एप्पल्स में से हमको एक एप्पल सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके होंगे? 5C1। 2 एप्पल सेलेक्ट करने हैं तो कितने तरीके होंगे? 5C2। 3 एप्पल सेलेक्ट करने हैं तो 5C3, और अगर 4 एप्पल सेलेक्ट करने हैं तो 5C4 एंड 5 एप्पल सेलेक्ट करने हैं तो 5C5। इसको अगर रब कर दें हम लोग, बात एक दूसरे एग्जांपल की करें। अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमको r डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितने हुए? एनसीआर। और एनसीआर किसके इक्वल हुआ? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो आई होप लास्ट लेक्चर में जो मैंने एनसीआर बताया था, एनसीआर का मीनिंग बताया था, सिलेक्शन एनसीआर से करते हैं, ये सारी बातें बताई थी, आपको समझ में आ गई होंगी। तो एनसीआर से ही मैं लेक्चर कंटिन्यू करता हूं, सिलेक्शन से ही मैं लेक्चर कंटिन्यू करता हूं। एन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, इनफैक्ट एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे पास हैं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमको सेलेक्ट करने हैं आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना? सेलेक्ट करने हैं, हमको सेलेक्ट करने हैं आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हमको आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं सेलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे एनसीआर। कितने हो जाएंगे? एनसीआर। सीधी सी बात है, एनसीआर हो जाएंगे। एनसीआर क्या होता है ऑलरेडी सिखा चुका हूं लास्ट लेक्चर में, मालूम चल गया है आपको। एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। क्लियर है एकदम? अब यार एक छोटी सी बात और समझ के देखिए, एनसीआर एंड एनसी एन माइनस आर इक्वल होते हैं। आपको बता दूं कि एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। आप ये बोल रहे होंगे कि यार ये कैसे लिख दिया मैंने, एनसीआर और एनसी एन माइनस आर इक्वल कैसे हुए? यार एक बात बताइए, देखिए मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स यहां पे ले लेता हूं, देखिए है ना, मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? एक मोबाइल फोन है ना, ये एक पेन है, ठीक है, और ये 2 बैटरीज मेरे पास हैं, ये 2 डिफरेंट बैटरीज मेरे पास हैं, ठीक है? मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना? दिख रहा है ना आपको? तो यार अगर कोई हमें बोले कि आप एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, जब आप एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो यार आप 3 ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कह दो या एलिमिनेट कह दो, एलिमिनेट कर रहे होते हैं। मतलब ये जब एक ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है तो 3 ऑब्जेक्ट्स को आपने ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर दिया है। एलिमिनेशन भी एक प्रकार का सिलेक्शन है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करते हो तो बच कितने गए? n माइनस आर। भाई n ऑब्जेक्ट्स हैं, n में से r तो आपने सेलेक्ट कर लिए तो बचे कितने? n माइनस आर बचे। n में से r का जब सिलेक्शन करते हो
तो बचे हुए n माइनस आर का ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाता है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने ही तरीके n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के भी होंगे। ये बात लॉजिकली समझी जा सकती है कि NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, और मैथमेटिकली तो समझना बेहद आसान है। NCR को ओपन करोगे तो सीधा मालूम चल जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल है, और NCN माइनस आर इसको ओपन करोगे तो क्या हो गया n फैक्टोरियल अपॉन ये वाली क्वांटिटी है इसका फैक्टोरियल कर दें, और n माइनस आर करोगे तो n प्लस आर यहाँ पे हो जाएगा, n से n कैंसिल हो गया, तो ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं यार, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के बात अपने को समझ में आ गई है कि NCR और NCN माइनस आर बराबर होते हैं। आप यहाँ पे एक और बात समझिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को जोड़ के देखेंगे तो n के बराबर आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, अगर कोई लिख दे NCX इक्वल टू NCY, अगर कोई लिख दे NCX इक्वल टू NCY, है ना, NCX इक्वल टू NCY, तो यार आप उसको बोलिए कि x और y दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। या तो x और y, देखो दो इस प्रकार से NCX और NCY बराबर दे रखे हैं, देन आइदर x इक्वल टू y, या तो x और y बराबर होंगे, या फिर या तो x और y बराबर होंगे तो ऑब्वियसली लेफ्ट और राइट साइड बराबर हो जाएगी, या फिर ये x और ये y बराबर अगर ना भी हो ना, इस x और इस y का जोड़ करके n आ जाए, इनका जोड़ करके n आ जाए, x और y का जोड़ करके n आ जाए तो भी ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये NCR के बारे में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज बस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। NCX NCY के बराबर दे रखा हो तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो x और y बराबर होंगे, या फिर x प्लस वाई की वैल्यू n के बराबर होगी। क्लियर है जी, ठीक है एकदम, ठीक है। NCR के बारे में कुछ और बातें बता दूं आपको। देखिए आपके पास ना n ऑब्जेक्ट्स हैं, n में से r सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। n में से r आपका मन कर गया कि यार n में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। आपने क्या कर दिया, n में से r का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ, आपने क्या कर दिया, सिलेक्शन कर लिया, है ना। NCR का प्रयोग यार सिलेक्शन के लिए किया जाता है, NCR का प्रयोग सिलेक्शन के लिए किया जाता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो NCR क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ R डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आपने R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, n में से R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, फिर R सेलेक्ट करने के बाद R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करोगे तो R फैक्टोरियल तरीकों से कर सकते हो। R फैक्टोरियल तरीकों से आपने इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। n में से R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके फिर R ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दिया, तो क्या हो गया, फाइनली आपने n में से R को अरेंज कर दिया, वो NPR होता है। तो यार n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से R ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, अरेंज करोगे तो परम्यूट करना पड़ेगा। तो n ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स को या तो डायरेक्ट परम्यूट कर सकते हो, NPR हो गया, या फिर देखो भाई परम्यूटेशन तक जाने का एक रास्ता यह भी है, पहले n में से R को अपनी झोली में डाल लो, मुट्ठी में डाल लो, सेलेक्ट कर लो। NCR तरीकों से सेलेक्ट कर दिए, R फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर दिए, तो आपने क्या किया, सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट किया। NCR ने सिलेक्शन किया, R फैक्टोरियल ने R ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दिया, ठीक है। और NPR डायरेक्ट अरेंज कर देता है। तो NCR और NPR का रिलेशन समझना है। NCR में अरेंजमेंट इंक्लूड नहीं होती हैं, NCR को अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तब जाके NPR आता है। तो यार NCR और NPR में ये रिलेशन अपने को समझ आना चाहिए। R फैक्टोरियल क्या है, R फैक्टोरियल है अरेंजमेंट ऑफ R ऑब्जेक्ट्स, R ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, अरेंजमेंट ऑफ R ऑब्जेक्ट्स है। मतलब आपने क्या किया, सिलेक्शन किया R का, फिर R को अरेंज कर दिया, है ना। तो कुल मिलाकर के आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो अरेंजमेंट
arrangement of n objects and different objects taken are at a time। बात समझ में आ गई भाई? यहां पे देखिए मैंने अभी तक तीन चीजें पढ़ाई हैं मैंने अभी तक तीन बातें बताई हैं आपको। एक तो आर फैक्टोरियल सिखाया है, एक एनपीआर सिखाया है और एक एनसीआर सिखाया है। अब जाके मैंने तीनों बातों को रिलेट कर दिया, रिलेशन बता दी एनसीआर और एनपीआर में। ठीक है यार, मैथमेटिकली भी देख सकते हो आप, बहुत इजी है। ये तो मैंने लॉजिकल बता दिया आपको, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बता दी। मैंने आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बताई है कि एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल एनपीआर के बराबर क्यों होता है। मैथमेटिकल तो यार कोई भी बता देगा, मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, है ना, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, सिंपल लगेगा, ठीक है ना। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल जो है वो एनपीआर होगा। ठीक है, मैथमेटिकल भी देख लो आप मैथमेटिकल देख लो। देखो एनसीआर किसके बराबर होता है, एनसीआर हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, इस आर फैक्टोरियल को लेफ्ट में लेके जाऊं मैं तो आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर है ना, आर फैक्टोरियल को उधर लेकर के चले गए तो आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर कितना हो गया, ये हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यार ये एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल है ना, आपको मालूम है इसी को एनपीआर बोलते हैं। ये जो क्वांटिटी है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को एनपीआर बोलते हैं। तो कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर इक्वल टू एनपीआर। ठीक है, जो बात मैंने यहाँ लिखी थी यही बात, ये लॉजिकली प्रूफ किया था मैंने और आगे चल के मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। ठीक है, तो यार आपको सिलेक्शन समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम सिलेक्शन करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एनसीआर। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हम एनसीआर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देयर आर m पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन ए बी। एक स्ट्रेट लाइन ए बी है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर है m पॉइंट। इसने कहा इस पे कितने हैं, इस पे m पॉइंट्स हैं। ठीक है, एंड n पॉइंट्स ऑन द लाइन AC। ठीक है, AC, ये AC एक दूसरी लाइन है, ठीक है ना, ऐसे करके A तो कॉमन हो गया ना AB AC में। तो यार इसके ऊपर देखोगे ना आप, तो इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो n पॉइंट्स है टोटल। इस पे कितने n पॉइंट्स और इस पे कितने थे m पॉइंट्स। ठीक है, इस पे है n पॉइंट्स, है ना, ये कॉमन पॉइंट है ना। चलिए अच्छा, इसने कहा n पॉइंट्स ऑन लाइन AC, नन ऑफ देम बीइंग द पॉइंट है। ओके ओके, इसने कहा कि A पॉइंट जो है वो कोई सा भी नहीं लेना, तो A को हटाना पड़ेगा। मतलब A को यहां से हटाने की कोशिश करते हैं अपन, A पॉइंट को हटाना पड़ेगा, नन ऑफ देम बीइंग A। तो ये जो M और N है ना, इसमें A इंक्लूड नहीं किया गया भाई। ये वाले M हैं आगे वाले और ये वाले N हैं, ठीक है ना। A कॉमन भले ही हो बट M और N पॉइंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, लिखा है नन ऑफ देम बीइंग द पॉइंट A। ठीक है, ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड विद दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस। मतलब इन पॉइंट्स को लेते हुए हमें ट्राइंगल बनानी है, इन पॉइंट को वर्टिसेस लेते हुए हमको ट्राइंगल बनानी है। कितनी ट्राइंगल्स बनेंगी? अब यार ट्राइंगल जब बनाओगे ना, या तो इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट ले लो आप और एक पॉइंट इसके ऊपर ले लो, ट्राइंगल बन जाएगी। दो पॉइंट ए बी पे लो, एक पॉइंट ए सी पे लो, ट्राइंगल तब भी बन जाएगी। और दो पॉइंट आप ए सी पे ले लो और एक पॉइंट ए बी पे ले लो, दो पॉइंट ए सी पे एक पॉइंट ए बी पे लो, तब भी ट्राइंगल बन जाएगी। दो पॉइंट ए बी पे लो, एक पॉइंट ए सी पे लो, तब भी ट्राइंगल बन जाएगी। दो पॉसिबिलिटी है ट्राइंगल बनने की। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि दो पॉइंट ए बी पे ले लें एक ए सी पे, या फिर दो ए सी पे एक ले लें अपन ए बी पे। ठीक है, अब इसने कहा है कि नंबर ऑफ वेज बताने हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं, कितनी बनेगी। दो इसके अलग अलग पार्ट है। ए इज एक्सक्लूडेड, ए को यहां काउंट नहीं कर रहे अपन, ए हटा दें, उसके बाद कितनी ट्राइंगल बनेगी।
तो यार देखिए यहां पे दो केस है ना, यहां पे दो केस बनेंगे, या तो 2 points on line AB and 1 point on 2 points on line AB, 2 points on line AB, 1 point on line AC, है ना। एक पॉसिबिलिटी तो ये, दूसरी पॉसिबिलिटी है 1 point on line AB, 1 point on line AB and 2 points on line AC, ठीक है। तो यार AB के ऊपर 2 पॉइंट है ना, AB पे 2 पॉइंट, M पॉइंट है, 2 पॉइंट पिक करने कितने तरीके, MC2, AC पे N पॉइंट है, एक पिक करने के, एक सेलेक्ट करने कितने तरीके, NC1। तो इस पे 2 सेलेक्ट करो, इस पे 1 सेलेक्ट करो। इस पे जैसे ही आपने 2 सेलेक्ट कर दिए और इस पे 1 सेलेक्ट कर दिया तो ट्रायंगल बन गई। 2 सिलेक्शन AB पे और 1 सिलेक्शन AC पे कर दिया तो समझो हर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। जितने सिलेक्शन उतनी ट्रायंगल, जितने सिलेक्शन उतनी ट्रायंगल बनेगी। सिलेक्शन कितने होंगे, 2 पॉइंट AB पे लेना है, 1 पॉइंट AC पे लेना है, तो MC2 इंटू NC1, ठीक है। और 1 पॉइंट लाइन AB पे लेना है तो MC1 तरीकों से ले सकते हो, MC1 तरीकों से ले सकते हो, इंटू 2 पॉइंट्स AC पे लेने हैं तो N टोटल है तो NC2 तरीकों से ले सकते हो, ठीक है। ठीक है जी। अब ये बताइए या तो ट्रायंगल इस तरीके से बनेगी या इस तरीके से बनेगी। टोटल ट्रायंगल चाहिए तो ऐड करनी पड़ेगी, टोटल ट्रायंगल चाहिए तो ऐड करनी पड़ेगी। तो ये अपना आंसर आ गया, MC2 इंटू NC1 प्लस MC1 इंटू NC2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और दूसरे में लिखा है, दूसरे केस में A इज इंक्लूडेड, ठीक है ना भाई, A को भी इंक्लूड कर लीजिए आप। अब इसके ऊपर टोटल कितने पॉइंट हो गए, M+1 हो गए, और इस लाइन पे कितने हो गए, इस लाइन पे हो गए N+1, ठीक है, N+1 हो गए, ठीक है ना। A पॉइंट को इंक्लूड करना है, A पॉइंट को इंक्लूड करना है। बताइए कितनी ट्रायंगल्स बनाई जा सकती हैं। तो यार देखिए A is included, है ना। ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड विद दीज पॉइंट एट वर्टिसेस व्हेन A is excluded। जब A को मतलब आपने एक्सक्लूड कर दिया तब बना दिया। अब A को भी काउंट कर लो आप, है ना। अब कितनी ट्रायंगल बनेगी, है ना। A को इंक्लूड करना है तो देखिए यार, अब जो ट्रायंगल है ना, अब देखो इतनी ट्रायंगल तो पहले से थे हमारे पास MC2 इंटू NC1 प्लस MC1 इंटू NC2, इतनी ट्रायंगल्स तो हमारे पास थी, ठीक है ना। इतनी ट्रायंगल्स तो हमारे पास थी, ठीक है। अब A भी अगर आ गया है, A भी अगर आ गया है तो A पॉइंट के आने से कितनी ट्रायंगल बनेगी ये देखते हैं। A पॉइंट तो इंक्लूड हो ही गया, ठीक है ना, एक तरीका है A इंक्लूड करने का। तो अब इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट और ले लो, M है ना, कोई एक और ले लो MC1 तरीकों से, मान लो ये ले लिया, और इस लाइन के ऊपर एक और ले लो, ये NC1 तरीकों से ले सकते हो। तो यार A को यूज करके देखो ट्रायंगल बन जाएंगी अपनी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो कुल मिलाकर के इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये आ जाएगा M इंटू M-1/2 इंटू NC1। फर्दर तो आप सोल्व कर लोगे, तो मतलब सिंपल अलजेब्रा है, ठीक है ना। बेसिक P&C का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। ये आंसर आ गया भाई, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे देखिए बड़ा अच्छा सवाल था। हर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल बनेगी, है ना। जितने सिलेक्शन होंगे उतनी ही ट्रायंगल्स बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन पे गौर फरमाएं, ठीक है। क्या इसका सोल्यूशन मैंने बताया है, गौर फरमाएं और समझने का प्रयास करें सोल्यूशन को, ठीक है। मूव करते हैं आगे। I have 10 different chocolates, है ना, 10 different chocolates, है ना, and 20 different toffees, है ना, 20 different toffees, है ना। मेरे पास 10 डिफरेंट चॉकलेट्स हैं और 20 डिफरेंट टॉफीज हैं। एक छोटा बच्चा आया मेरे पास, है ना, भन्नाट बच्चा। उसने कहा कि मुझको आप 3 चॉकलेट दे दीजिए और
4 टॉफीज दे दीजिए, है ना। कितने तरीकों से दी जा सकती हैं? इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, क्या बोला मैंने? 3 चॉकलेट और 4 टॉफीज, 3 चॉकलेट एंड 4 टॉफीज be given in how many ways? 3 chocolates and 4 toffees can be given to a child. कितने तरीकों से काम कर सकते हो यार आप, है ना। आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, उसमें से 3 चॉकलेट्स देनी है और 20 टॉफीज हैं, उसमें से 4 टॉफीज देनी है। तो 10 चॉकलेट्स में से 3 चॉकलेट देनी है तो 10C3 तरीके, और 20 टॉफीज में से 4 टॉफीज देनी है तो 20C4 तरीके। तो यार टोटल तरीके के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक काम किया, उसके बाद दूसरा काम किया, दोनों को इकट्ठा करवाना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल वेज हो गए आपके 10C3 इंटू 20C4 वेज। ये आंसर आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप आपको एनसीआर का इस्तेमाल करना आ गया होगा। आई होप आपको कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना आ गया होगा, ठीक है। तो यार अभी तक के सफर में हमने परम्यूटेशन सीख लिया है, हमने कॉम्बिनेशन सीख लिया है, ठीक है ना। परम्यूटेशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये बात हमने सीख ली है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में एक बार देख लें अपन क्या डिफरेंस है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में मेन डिफरेंस अगर समझ लें जल्दी से यहाँ पे, है ना, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में, ठीक है। तो यार एक बात तो तय है कि परम्यूटेशन जो है ना, ये है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ये क्या है? अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या है? ये है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यार आपको सिलेक्शन समझ में आ गया क्या? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दे मेरे को। भन्नाट तरीके से आपको सिलेक्शन समझ में आया कि नहीं आया यार, प्लीज मुझको बताएं, जरूरी है मेरे लिए जानना, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। परम्यूटेशन में ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है यार वो इंपॉर्टेंट होता है ना। मतलब आप ए और बी की अरेंजमेंट यूं करो या फिर यूं करो, इनका जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है। 2 अरेंजमेंट काउंट की जाएंगी, ठीक है जी। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जब आप सिलेक्शन करते हो ना तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको बोले 10 चॉकलेट हैं और 20 टॉफीज हैं, है ना। यहाँ पे बोला मैंने 10 चॉकलेट हैं, 20 टॉफीज हैं, 3 चॉकलेट लानी है और 4 टॉफीज लानी है। तो 3 चॉकलेट्स और 4 टॉफीज को आप कैसे रख के लाते हो, किस ऑर्डर में लाते हो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। और यार परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, permutation of different objects can be calculated, आप कैलकुलेट कर सकते हो NPR, ठीक है। और सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आप NCR से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है ना, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय NCR, ठीक है। आप NCR से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी। n फैक्टोरियल NPR का ही स्पेशल केस है। जब r की वैल्यू n हो जाए तो NPR n फैक्टोरियल हो जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो यार परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मीनिंग एकदम क्लियर होगा, ठीक है। चलो बहुत ही शानदार बात है। आइए मैं एक खास किस्म का परम्यूटेशन आपको सिखाता हूं। चलिए मैं आपको एक शानदार परम्यूटेशन सिखाता हूं, सर्कुलर परम्यूटेशन। जी हाँ,
एक बेहतरीन तरीके का परम्यूटेशन है सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है ना। सर्कुलर परम्यूटेशन सीखते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये सर्कुलर परम्यूटेशन क्या बला है। यार ये बड़ी अच्छी बला है, ध्यान से देखना जरा। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में अरेंज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स को सर्कल पे अरेंज करते हैं तो सर्कुलर परम्यूटेशन होता है, उसको बोला जाता सर्कुलर परम्यूटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन सर्कल, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अ सर्कल, एक सर्कल पे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो, है ना। एक सर्कुलर टेबल पे ऑब्जेक्ट्स को जब अरेंज करना हो तो यार उसको सर्कुलर परम्यूटेशन बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर परम्यूटेशन, है ना। क्या बोलते हैं? सर्कुलर परम्यूटेशन बोलते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर्कुलर परम्यूटेशन में यार अरेंजमेंट तो सर्कल पे करते हैं, बट नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन में नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, ये सारे विचार आपके दिमाग में आ रहे होंगे। और यार अगर नहीं आ रहे हो ना तो अभी आ जाने चाहिए, ठीक है। मैं एक बात बता दूं आपको, जब हम ऑब्जेक्ट्स को सर्कल पे अरेंज करते हैं, मैं बात कर रहा हूं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम अलाइक ऑब्जेक्ट की बात करना शुरू करेंगे। जब से परम्यूटेशन शुरू हुआ है, जब से ये कहानी शुरू हुई है दादाजी और अरुण वाली परम्यूटेशन की कहानी ही, तब से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का ही डिस्कशन कर रहे हैं। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और अलाइक ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंस तो मैं आपको बता चुका हूं। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का ही सर्कुलर परम्यूटेशन हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। हम सर्कुलर परम्यूटेशन किसका सीखने वाले हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। तो यार यहां मेंशन भी कर देता हूं मैं, सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सर्कुलर परम्यूटेशन यार अपन सीखने वाले हैं, है ना। अपना जो डिस्कशन अभी होगा वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के सर्कुलर परम्यूटेशन का होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ी कहानी सुननी पड़ेगी आपको, है ना। जब हम ऑब्जेक्ट्स को सर्कल पे अरेंज करते हैं या यूं कहें सर्कुलर टेबल पे अरेंज करते हैं तो सर्कुलर परम्यूटेशन में एक अजम्पशन लिया जाता है। एक अजम्पशन लिया जाता है। कैसा अजम्पशन? आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। मान लो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 लोग हैं मान लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है। कौन कौन है? ए बी एंड सी, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। मान लेते हैं 3 लोग हैं, 3 पीपल। उनको एक बिल्कुल वाइट कलर का रूम है, एक सिलेंड्रिकल रूम वाइट कलर का। इमेजिन कीजिए वाइट कलर का रूम, आसपास एकदम वाइट ही वाइट कलर का रूम, और उसके सेंटर में लगी वाइट कलर की टेबल, और उस वाइट कलर की टेबल पे 3 चेयर्स लगी हैं वाइट कलर की। जब भी सर्कुलर परम्यूटेशन हम करते हैं तो यार ये अजम्पशन लेके चलते हैं जो मैं बता रहा हूं। क्या अजम्पशन है? कि सर्कुलर परम्यूटेशन हम करते हैं व्हाइट कलर की चेयर्स पे, जो व्हाइट कलर की टेबल के चारों तरफ रखी होती हैं। और वो टेबल कहाँ है? व्हाइट कलर के रूम में, सब कुछ व्हाइट है। आप पहचान ही नहीं पा रहे हो कि कौन सी डायरेक्शन से आए थे, कौन सी डायरेक्शन किधर है, नहीं पहचान पा रहे हो। तो उस व्हाइट कलर के रूम में लगी हुई व्हाइट कलर की टेबल के चारों तरफ लगी हुई व्हाइट कलर की चेयर्स पे बात कर रहे हैं। तो व्हाइट कलर की चेयर्स यहां पे देखिए,
हमारे पास ये एक वाइट कलर की टेबल लगी हुई है और इसके चारों तरफ 3 चेयर लगी हुई हैं वाइट कलर की, ऐसे करके वाइट कलर के रूम में सब वाइट ही वाइट है। आप बता ही नहीं पा रहे हो कि कौन सी डायरेक्शन किधर है, हम किधर से आए हैं। जादू से 3 लोगों को वाइट कलर में वाइट कलर के रूम में छोड़ दिया और बोला कि इन चेयर्स पे बैठो। एक बार ए ने बैठा इस चेयर पे, ए बैठा इस चेयर पे, बी बैठा इस चेयर पे, सी बैठा इस चेयर पे। फिर वो उठ खड़े हुए और अगली अरेंजमेंट कुछ ऐसी हुई, ए यहां की बजाय ए यहां बैठ गया, बी यहां बैठ गया, सी यहां बैठ गया और फिर ये वापस खड़े हो गए। बोले कि यार चलो अरेंजमेंट्स को बदलते हैं। फिर ए यहां चला गया, बी यहां चला गया और सी यहां चला गया। इसके बाद फिर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चेयर्स पे बैठने की कोशिश की। तो एक अरेंजमेंट में ए यहां बैठ गया, सी यहां बैठ गया, बी यहां बैठ गया। ध्यान से सुनना, कितने तरीकों से ए बी सी को चेयर्स पे बैठाया जा सकता है ये बात मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे सी बैठ गया, यहां ए बैठ गया, यहां बी बैठ गया। एक और पॉसिबल यहां पे अरेंजमेंट है, वो भी बना रहा हूं आपके लिए। यहां बी, यहां सी, यहां ए। इस प्रकार से ए बी सी ये 3 लोगों ने हर पॉसिबल अरेंजमेंट ट्राई कर लिया। जब इन 3 लोगों ने हर पॉसिबल अरेंजमेंट को ट्राई कर लिया है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब इन 3 लोगों ने हर पॉसिबल अरेंजमेंट्स को ट्राई कर लिया है, अरेंजमेंट को ट्राई कर लिया है, तो यार मैं ये कह रहा हूं कि ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। आप बोलोगे यार सेम कैसे है? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये तीनों अरेंजमेंट सेम है। कैसे सेम है? ए के राइट में सी और लेफ्ट में बी बैठा था, अभी भी ए के राइट में सी लेफ्ट में बी बैठा हुआ है, इसमें भी ए के राइट में सी लेफ्ट में बी बैठा हुआ है। अगर ए से पूछें कि भैया तुम एक बात बताओ, यहां पे तुम बैठे हो, यहां पे तुम बैठे हो, यहां पे तुम बैठे हो, क्या तुमने अरेंजमेंट चेंज की है? ए बोलेगा कि मेरे तो राइट में सी लेफ्ट में भी बैठा, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, हमने तो अरेंजमेंट चेंज नहीं की, अपनी कुर्सी चेंज नहीं की है। सेम क्वेश्चन बी से पूछा जाएगा, बी बोलेगा मेरे राइट में ए बैठा है, लेफ्ट में सी बैठा है। यहां पूछा जाएगा तो बोलेगा राइट में ए, लेफ्ट में सी। यहां पूछा जाएगा तो राइट में ए, लेफ्ट में सी। बी बोलेगा मेरी अरेंजमेंट तो सेम है, यहां पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। सी से पूछा जाएगा तो राइट में बी, लेफ्ट में ए, राइट में बी, लेफ्ट में ए, यहां पे भी राइट में बी, लेफ्ट में ए। बोलेगा मेरी भी अरेंजमेंट में कोई तब्दीली नहीं हुई है। तो दोस्तों एक बात नोट करने वाली है, ये जो 3 अरेंजमेंट आपको दिख रही हैं, ये सर्कल में एक ही अरेंजमेंट है, क्योंकि इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। उस व्हाइट रूम में जब आप जाओगे, यूं एबीसी को बैठा दें, यूं बैठा दें या फिर यूं बैठा दें, एक ही बात होगी, एक ही अरेंजमेंट होगी, है ना। ए की जो रिलेटिव पोजीशन है बी और सी की ए के रिस्पेक्ट में, सी और ए की बी के रिस्पेक्ट में, और ए और बी की सी के रिस्पेक्ट में, वो तीनों ही केसेस में सेम है दोस्तों। तो सर्कल में हम इन 3 अरेंजमेंट्स को एक ही अरेंजमेंट काउंट करते हैं। सर्कल में हम इन 3 अरेंजमेंट्स को एक ही अरेंजमेंट काउंट करते हैं। और यहां पे नीचे देखिए, नीचे जो 3 अरेंजमेंट हैं ये भी एक ही काउंट होंगी, मगर ये ऊपर वाली से अलग है। क्यों अलग है? यहां ए के राइट में सी, लेफ्ट में बी था, यहां ए के राइट में बी और लेफ्ट में सी आ गया, तो यहां ए बता देगा कि सी और बी अपनी पोजीशन बदल के बैठे हैं, अलग अरेंजमेंट होगी। तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल में क्या होता है, अगर लीनियर अरेंजमेंट होते तो ये तीनों अरेंजमेंट 3 अलग अलग काउंट होते, मगर सर्कल में ये 3 एक ही काउंट होंगे।
एक अरेंजमेंट जो है वो 1/3 हो गई, तो टोटल ये 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होते हैं ना। लीनियर में ये 3 फैक्टोरियल होते, तो 3 फैक्टोरियल लीनियर में होते तो सर्कल में कितने हो गए भाई? सर्कल में हो गए 3 फैक्टोरियल बाय 3। कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल बाय 3, 2। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यहां से देखो, ये तो मैंने एक मोटी भाषा में बात समझाई आपको, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, 3 लोग एक लाइन में बैठते तो 3 फैक्टोरियल तरीके होते। 3 लोग एक लाइन में बैठते 3 फैक्टोरियल तरीके होते। मगर सर्कल में बैठ रहे हैं, 3 लोग अगर सर्कल में बैठ रहे हैं तो मात्र 2 तरीके हैं। एक तरीका तो देख लीजिए ये है, दूसरा तरीका ये है। 3 लोग जब सर्कल में बैठ रहे हैं, सर्कल कौन सा? व्हाइट रूम में लगी व्हाइट टेबल के चारों तरफ जो व्हाइट चेयर्स हैं उन पे बैठे हैं, तो वो ऐसे बैठे या फिर ऐसे बैठे, 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। इसके अलावा वो कुछ इस प्रकार से बैठेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि यार इन्हीं 2 पॉसिबिलिटीज के हिसाब से हम बैठे हुए हैं। बात समझ में आई आपको? तो ये जो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट थी, लीनियर अरेंजमेंट्स में सर्कुलर बात हो गई, सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करें तो 3 फैक्टोरियल बाय 3, टोटल सिर्फ 2 ही अरेंजमेंट है। कितनी अरेंजमेंट है? 2 ही अरेंजमेंट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पे ये 3 अरेंजमेंट एक ही बन गई और 3 फैक्टोरियल बाय 3 बन गई, मतलब 2 बन गई। सिर्फ 2 अरेंजमेंट हैं, है ना। अगर मैं कहूं कि ए बी सी डी 4 लोग हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए बी सी डी 4 लोग हैं, 4 लोगों को सर्कल में बैठाना है। समझ गए ना? सर्कल का मतलब क्या होता है? व्हाइट रूम में लगी व्हाइट टेबल के चारों तरफ व्हाइट चेयर्स पे उनको अरेंज करना है। कितने तरीके होंगे, है ना? कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, 4 पीपल, 4 लोग हैं और उनको सर्कुलरली अरेंज करना है, सर्कुलर परम्यूटेशन बताने हैं उनके। तो यार ये 4 चेयर लगा दी मैंने, है ना, व्हाइट कलर की मान लो इनको, ठीक है। तो अगर लीनियर अरेंजमेंट होती तो 4 फैक्टोरियल होती, डिवाइड बाय 4 कर दो, सर्कुलर अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल होंगी। जब आप 4 लोगों को सर्कल में अरेंज करोगे तो 3 फैक्टोरियल तरीकों से ही कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल कैसे आया? यहां पे ए बी सी डी को यूं बैठाओ, आप ध्यान से देखो, या फिर ए बी सी डी को यूं बैठाओ या फिर यूं बैठाओ या फिर यूं बैठाओ, ये 4 अरेंजमेंट सर्कल में एक ही हैं। ये 4 अरेंजमेंट सर्कल में एक ही हैं। 1 अरेंजमेंट 1/4 है तो 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग 4 फैक्टोरियल बाय 4 अरेंजमेंट सर्कल में होंगी। और 5 लोग होते, 5 पीपल होते तो 5 फैक्टोरियल बाय 5 हो जाती सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो यार यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ना, यहां पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि इफ वी हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, if we have n different objects, हमारे पास अगर n different objects हैं, हमें उनको सर्कल में अरेंज करना है, ठीक है। then number of circular permutations, then number of circular permutations, the number of circular permutations will be, यार यहां पे 2 केस बनते हैं। नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन कितने होंगे? वो होंगे n फैक्टोरियल बाय n, है ना। सर्कुलर अरेंजमेंट कितने होंगे? n फैक्टोरियल बाय n। इसको आप लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसमें एक और खास किस्म का केस है, अभी समझाऊंगा। कुछ केसेस में आंसर n-1 फैक्टोरियल बाय 2 आता है। क्या आता है? n-1 फैक्टोरियल बाय 2। ये कब लेना है फॉर्मूला और ये कब लेना है बता रहा हूं, है ना। when anti clockwise and clockwise arrangements are different, clockwise arrangements are different, जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट हो
तब n-1 फैक्टोरियल आंसर आएगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो, व्हेन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर सेम, तब आंसर आएगा n-1 फैक्टोरियल बाय 2। अब यार ये मैंने क्या लिखा है अभी समझाऊंगा आपको। देखिए एक बात तो तय हो गई, यहां से एक बात तो अपने को समझ में आ गई कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक सर्कल में अरेंज करना है, तो कितने तरीके हो गए, n-1 फैक्टोरियल। सर्कल में अरेंज करने के n-1 फैक्टोरियल और लाइन में अरेंज करने के n फैक्टोरियल। क्यों n-1 फैक्टोरियल है, क्यों मैंने n फैक्टोरियल बाय n लिखा है, एक्सप्लेनेशन बता दी है आपको, है ना। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो जाती हैं, है ना। सर्कुलर टेबल पे तो यार क्लॉकवाइज एक ऑर्डर में लोग बैठे हैं और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लोग बैठे हैं, तो यार आपको मालूम चल जाएगा कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। जो मेरे राइट में था लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट में था राइट में चला गया, मतलब अलग अरेंजमेंट हो गई है, फील आएगा आपको। मगर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स सेम होती हैं। मैं आपको दोनों में डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू, ध्यान से सुनना। देखिए दो एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, है ना। ये दो एग्जाम्पल्स अगर आपने ध्यान से सुन लिए तो यार आपको सर्कुलर परम्यूटेशन एकदम समझ में आ जाएगा। पहला केस, यहां मैं बोल रहा हूं कि इन हाउ मेनी वेज 4 boys can be arranged on a circular table, है ना, on a circular table। एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यार यहां पे मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी garlands can be made by using 4 different flowers, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं 4 डिफरेंट फ्लावर्स का इस्तेमाल करके। यार मालाएं बनाते हो ना सर्कुलर बनती हैं, गार्लैंड्स तो सर्कुलर होती हैं, मालूम ही है आपको ये बात। तो दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी मेड बाय यूजिंग 4 डिफरेंट फ्लावर्स। और फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 बॉयज हैं, उनको सर्कुलर टेबल पे कितने तरीकों से अरेंज करोगे। यार 4 बॉयज को सर्कुलर टेबल पे अरेंज करने कितने तरीके हो गए, 4 - 1 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर तो 3 फैक्टोरियल आ गया, है ना। मगर यार यहां पे एक मस्त कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। यहां पे क्या बात हो रही है, ध्यान से सुनना। देखिए एक गार्लैंड बना रहे हैं अपन, तो क्या लेंगे, एक सर्कुलर एक वो ले लेंगे, धागा ले लेंगे अपन, है ना। सर्कुलर थ्रेड ले लिया, फिर क्या करते हो, फ्लावर्स को पिरोते हो, है ना, फूलों को पिरोगे आप, फूल पिरो के बनती हैं मालाएं। 4 डिफरेंट फ्लावर्स हैं, तो एक फूल यहां पे लगा दिया आपने, है ना, एक फूल लगा दिया यहां पे, ध्यान से सुनना। 4 डिफरेंट फ्लावर्स हैं, है ना, एक फ्लावर आपने लगा दिया यार यहां पे, 3 हो गए। और यार एक फ्लावर आपने लगा दिया यहां पे, है ना, ये हो गए 4 फ्लावर्स, है ना, 4 डिफरेंट फ्लावर्स हो गए, ठीक है ना। अब एक बात बताइए मेरे को, ये तो 4 डिफरेंट फ्लावर्स का इस्तेमाल करके एक प्रकार की माला बन गई। अब एक और प्रकार की माला बनाई मैंने, एक फूल यहां लगाया, दूसरा फूल यहां पे लगाया, है ना, तीसरा फूल जो है ना वो यहां लगा दिया, और 4th वाला यार यहां लगा दिया। आप देख सकते हो इस माला में मैंने ये जो ऑर्डर था ना, जो क्लॉकवाइज ऑर्डर था, अब की बार इस वाले में देखिए ये हमारा है आपका एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर,
ठीक है ना। आप मुझे बताएं कि क्या ये दोनों मालाएं सेम हैं क्या? क्या ये दोनों मालाएं सेम हैं क्या? यार ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि मालाओं को आप पलट सकते हो। अगर मैं इस माला को ऐसे पकड़ के और यूं पलट के टांग दूं, मान लो दो मालाएं टंगी हुई हैं, ये भी टंगी हुई है, ये भी टंगी हुई है, कहीं टांग रखी है मैंने। मैं इस माला को उठा के पलट के टांग दूं तो आप बोलेंगे अरे ये माला तो बिल्कुल यही माला है। इसको आप पलट देंगे तो बिल्कुल ऐसी दिखेगी, है ना। मालाओं को पलट सकते हो आप। तो मालाओं के केस में क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स बिल्कुल सेम होती हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स यहां पे सेम होती हैं, मगर सर्कुलर टेबल पे जब लोग बैठने हो, वो क्लॉकवाइज में बैठे हैं तो अलग तरीका है, एंटी क्लॉकवाइज में बैठे हैं तो अलग तरीका है। बात को समझने की कोशिश करना। जितनी बातें मैंने सर्कुलर परम्यूटेशन में बताई हैं, हर बात को आप डिटेल में, डीप में समझने की कोशिश करें। जो बात समझ में नहीं आए वापस सुने उस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूं, और सुनने का प्रयास, उसको समझने का प्रयास करें। तो यहां पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स सेम है, तो नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितनी बनेंगी, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स क्या है, सेम है। तो n-1 फैक्टोरियल बाय 2 करना पड़ेगा। n कितना है, n यहां पे 4 है ना। तो 4-1 फैक्टोरियल बाय 2, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल, है ना, बाय 2। 3 फैक्टोरियल 6 होता, 6 बाय 2 कितना हो गया, 3। ठीक है जी, करेक्ट है। तो 4 फ्लावर्स का इस्तेमाल करके मात्र 3 मालाएं बनाई जा सकती हैं। आप ट्राई भी कर लेना, 4 फ्लावर्स लेना, है ना। आप जरूर ट्राई करना कि 4 फ्लावर्स का इस्तेमाल करके कितनी माला बन रही हैं। 3 माला बन रही हैं। और मुझे यार बताना कि आपने 4 फ्लावर्स का इस्तेमाल करके क्या 3 अलग अलग टाइप की माला बनाई है क्या? क्या आप बना पाए हो क्या? क्या आप समझ पाए हो क्या कि 4 फ्लावर्स का इस्तेमाल करके मात्र 3 माला ही बनाई जा सकती है। ये मैंने 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि आधी अरेंजमेंट तो क्लॉकवाइज हैं, आधी एंटी क्लॉकवाइज हैं, उनको अलग अलग काउंट नहीं करना, वो सेम है, इसलिए आधी कर दो उनको, टोटल अरेंजमेंट निकल जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सोचना पड़ेगा। अगर मैं आपको कहूं कि 10 डिफरेंट फ्लावर्स हैं, अगर मैं आपको कहूं 10 डिफरेंट फ्लावर्स हैं, 10 डिफरेंट फ्लावर्स का इस्तेमाल करके कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं? टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितनी बना सकते हो आप? टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितनी माला बना सकते हो आप? आप बना सकते हो 10-1 फैक्टोरियल बाय 2, 9 फैक्टोरियल बाय 2। कैलकुलेट कर लेना आप। 9 फैक्टोरियल बाय 2 मालाएं बनाई जा सकती हैं। मगर अगर 10 लोग होते, सर्कुलर टेबल पे बैठाने होते, तो क्या आंसर होता? 10-1 9 फैक्टोरियल। क्या आंसर होता? 9 फैक्टोरियल। तो आई होप आपको सर्कुलर परम्यूटेशन की कहानी समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको सर्कुलर परम्यूटेशन समझ में आ गया होगा। एक मुस्कुराहट के साथ आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अभी तक के सफर में हमने परम्यूटेशन सीख लिया है कि एक लाइन में कैसे चीजों को अरेंज करना है, कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, है ना। परम्यूटेशन में लीनियर परम्यूटेशन सीख लिया, सर्कुलर परम्यूटेशन सीख लिया, और सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हमने सीख लिया। नेक्स्ट सेशन में बारी है अलाइक ऑब्जेक्ट्स के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सीखने की। आज के इस सफर को अलविदा कहते हैं, फिर मिलेंगे अगली बार। चलते चलते दुआओं में याद रखना। बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।